हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स के लिए एकदम प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि हमने अलजेब्रा शुरू किया हुआ है और अलजेब्रा की हम 3-4 क्लास कर भी चुके हैं। मैं एक बार आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ कि हमने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ताकि आपको अंदाजा रहे कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। देखो, ये है अलजेब्रा का सिलेबस जिसमें हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्री थ्योरम ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ये टॉपिक विद क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। पोलिनोमियल्स हम कर चुके हैं। देखो, कई बच्चे कह रहे हैं कि आपने तो सर पोलिनोमियल्स मतलब इजी इजी क्वेश्चन करवा दिए। अब भाई ये टॉपिक ही आसान है, तो इसमें मैं इसको मतलब अपनी तरफ से मुश्किल बनाऊं क्या? एक बात बताओ, जो आसान टॉपिक है उसमें आसान क्वेश्चन होंगे, जो ऐसा टॉपिक होगा मुश्किल टॉपिक उसमें मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। अब मैं उसमें अपनी तरफ से खामखा ऐड कर दूं आपके लिए मुश्किल कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के, तो वो फायदा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपका क्वेश्चन बेस जो लेवल है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। शुरुआत में थोड़ा इजी ही रखा जाता है, अब एकदम से मैं मुश्किल करवाने लग जाऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो बेस इजी क्वेश्चन से ही बनाया जाता है। पोलिनोमियल्स हो गया विद क्वेश्चंस। द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये बचा हुआ है। सिंथेटिक डिवीजन, ये बचा हुआ है। ठीक है, ये कुछ नहीं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इसमें थ्योरम बतानी है, आप चीज समझ जाओगे क्या है। और सिंथेटिक डिवीजन, ये मेथड बताना है। ये हम आज की क्लास में करेंगे, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन। फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, ये हम सीख चुके हैं। क्या था कि मान लो n रूट्स हैं, तो फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा n तक होगा और साथ में आगे कांस्टेंट भी लगेगा। ये फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हम करके आ चुके हैं। ठीक है, ये भी इजी सा टॉपिक था। एक ये हमने करना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये चीज बची हुई है, बस ये सारा आज की क्लास में कवर कर देंगे। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, ये हम कर चुके हैं। पहली थ्योरम बिल्कुल, जो एलिमेंट्री थ्योरम ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन थी, इसकी जो पहली थ्योरम थी वो यही टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। इसी के साथ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस खत्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बच जाएगा। तो ये लास्ट क्लास है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की। फिर नीचे वाला पार्ट जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, ये बच जाएगा। इसमें भी 2-3 क्लास लगेंगी, इसको भी खत्म करवा देंगे जल्दी। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, होमर्स मेथड सिंथेटिक डिवीजन। अब एक बात तो आपको पता है कि सर ये तो देखो, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। वही है भाई जो हम यूज कर चुके हैं ये भी। ठीक है, बस इसको अब हम एक तरह से प्रॉपरली कर रहे हैं। वहां तो हमने इसलिए यूज कर लिया था क्योंकि वहां पर जरूरत थी हमें इसकी रूट्स निकालने में, है ना। तो अब बाकी इसको प्रॉपरली समझेंगे कि ये मेथड क्या है। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यूज होमर्स मेथड टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज गिवन, दिस पोलिनोमियल इज गिवन एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ठीक है, क्या कह रहा है ये, होमर्स मेथड यूज करना है कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। दो चीज निकालनी है, कोशेंट और रिमाइंडर। व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5, जब हम इसको x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको x माइनस 5 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इसको x माइनस 5 से डिवाइड कर रहा हूं और मुझे इसका कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, x माइनस 5 से डिवाइड करें, उसको एक बार 0 पुट करो और निकाल लो क्या आएगा। तो x बराबर 5 आएगा। तो अब इस 5 को लेके इस पे सिंथेटिक डिवीजन लगा दो। कैसे लगाना है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट लिख लिया, x की पावर 4 का कोफिशिएंट लिख लिया, x क्यूब का कोफिशिएंट लिख लिया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी लिखना है, भले इसमें ना हो। x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसका मतलब 0 है, तो x का कोफिशिएंट 11 लिख लिया और कांस्टेंट टर्म -13, इसको भी लिख लिया। इतनी बात समझ में आई। फिर कुछ नहीं करना, बस पहली टर्म को, जो फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ 1 है, इसको नीचे उतार लो और मल्टीप्लाई करते जाओ और ऊपर लिखते जाओ। 5 1 जा 5 लिख लिया, जोड़ो 1 आएगा। फिर 5 1 जा 5, जोड़ो -2 आएगा, लिख लिया। फिर इसकी गुणा इसके साथ, 5 इंटू -2 -10 आएगा, जोड़ के लिखो -10। 5 इंटू -10 -50, फिर जोड़ो -39 आएगा। 5 इंटू -39, 5 इंटू -39 करोगे तो -195 आएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा और साइन बढ़ेगा आएगा, सो -208, ये इसका रिमाइंडर होगा। तो ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है।
आगे बात समझ में? बहुत आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस जिससे डिवाइड करना है हमें उसको जीरो पुट करके और उसकी एक्स की वैल्यू निकाल लो पहले, फिर उससे सिंथेटिक डिवीजन लगा दो, जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो ये जो लास्ट में बचेगा ये रिमाइंडर होगा। अगर यहाँ जीरो बचता तो हम क्या देते कि जीरो रिमाइंडर है। आगे बात समझ में? तो रिमाइंडर तो सर आपने बता दिया, और ये तो बता दो कि क्वोशंट क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे, देखो क्वोशंट क्या होगा, x की पावर 4 और इसका कोफिशिएंट आएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये 5 डिग्री की इक्वेशन थी और ये सिंथेटिक डिवीजन लगने के बाद 1 डिग्री घट जाती है, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 और इसका x का कोफिशिएंट -10 और कांस्टेंट टर्म -39 आएगी। ये होगा क्वोशंट। आ गई बात समझ में? ठीक है, हमें सिर्फ क्वोशंट बताना था क्या होगा और रिमाइंडर बताना था। रिमाइंडर होगा ये, और ये सारी चीज से जो इक्वेशन जो पोलिनोमियल बनेगा वो होगा इसका क्वोशंट। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा। फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 3x + 4। अब की बार ऐसा पोलिनोमियल नहीं दिया जिसका कोफिशिएंट 1 है, जैसे यहां पर कोफिशिएंट 1 था। अब की बार क्या दिया है, 3x + 4। इससे डिवाइड करने पर बताओ क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आएगा। सो ये जो x के साथ 3 आ गया ना, ये क्वोशंट पे फर्क डालेगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे फर्क डालेगा अब सोल्व करेंगे जब आपको दिखाऊंगा कैसे फर्क डालेगा। ठीक है, करें शुरू। चलिए देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता था, जिससे हमें डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो। कितनी आ गई, -4/3। -4/3 को इस साइड लिखो, और जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे यहां पर x की पावर 4 का कोफिशिएंट 6, x क्यूब का 11, x स्क्वायर का 13, x का -3 और कांस्टेंट टर्म 27। इन सभी कोफिशिएंट्स को यहां लिख लिया, 6, 11, 13, -3 और 27। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म को नीचे उतार लेते हैं, इनकी गुणा करो। गुणा करेंगे तो -8 आएगा, जोड़ो 3 आएगा, इससे गुणा करो -4 आएगा, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर इसकी इससे गुणा करो -12 आएगा, ऊपर लिखो -12 को, जोड़ेंगे -15 आएगा, -15 की गुणा इसके साथ करो 20 आएगा, जोड़ेंगे 47 रिमाइंडर। ठीक है, अब क्वोशंट पे बताया था कि अगर ये इस यहां पर 3 है 1 नहीं है तो ये क्वोशंट पे फर्क डालेगा। नॉर्मली अगर 1 होता तो हम सीधा क्वोशंट लिख लेते 6x3, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन थी तो एक घट के आएगी, 6x3 + 3x² + 9x - 15। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर ये 3 है ना, तो ये क्वोशंट ये ना होकर इसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, और 3 से डिवाइड करने के बाद ये क्वोशंट आएगा। आ गई बात समझ में? तो ये बात हो सकता है आपको पता भी हो पहले, बट नई बात भी हो सकती है आपके लिए ये। ठीक है, सो आगे देखो, अब यूज सिंथेटिक डिवीजन। देखो सिंथेटिक डिवीजन से सिर्फ हम रूट्स तो निकालना, हमें पता है कि रूट्स निकलता है, इससे रिमाइंडर और क्वोशंट भी निकलते हैं, जो कि हमें अभी अभी क्वेश्चन में सीखा है। ठीक है, और किस तरह से निकलते हैं वो सारी बात मैंने बता दी। अब देखो आगे क्या निकलवाना चाह रहा है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू कंप्यूट f-2। f-2 निकालो सिंथेटिक डिवीजन से, वेयर fx इज इक्वल टू दिस। मतलब अब एक बात बताओ, कोई बच्चा मूर्ख ही होगा, भले ही वो सिंथेटिक डिवीजन लिख दे, बट आपको तो पता है कि वो f-2 निकलवा रहा है। हम सिंथेटिक डिवीजन से पेपर में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, इसको f-2 निकाल के पेपर में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, सीधा इसमें पुट करेंगे और निकाल लेंगे f-2 की वैल्यू। बट मुझे आपको सिखाना है तो इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बाकी पेपर में आपको सिंपली पुट करो और आंसर बताओ क्या आएगा, -183 आएगा। ठीक है, तो मुझे f-2 निकालना है ना, तो -2 को इधर रखो, इनके कोफिशिएंट्स लिख लो, इसको नीचे उतारो और इसकी गुणा करेंगे -2 आएगा, जोड़ दो -2, फिर इसकी करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ दो -8, -8 की और -2 की करेंगे 16 आएगा, जोड़ के लिखो 56, 56 की और -2 करेंगे तो -112 आएगा, जोड़ के लिखो -183, और यही रिमाइंडर होगा इसका, रिमाइंडर। इज इट क्लियर? यही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आ गई बात समझ में? तो रिमाइंडर तो सर आपने बता दिया, बट ये तो f-2 की वैल्यू पूछ रहा था ना। हाँ, यही तो बात नोट करने की थी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था f-2 की वैल्यू, तो जो ये रिमाइंडर आया है ना, यही होगी f-2 की वैल्यू। बात खत्म। आ गई बात समझ में? f-2 या f-4, f-8 कुछ भी निकलवाए, आपको जो निकलवा रहा है उसको इधर रखो, सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, लास्ट में ये जो रिमाइंडर आएगा ये उसी की वैल्यू होगी।
इज इट क्लियर? ठीक है, बाकी आपको पेपर में तो पता ही है किस तरह से करना है। सिंपल -2 पुट करो और आंसर बताओ क्या आएगा f-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड a एंड b सो दैट x-3 एंड x-1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल दे दिया, इसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट इसने ये बता दिया कि x-3 और x-1 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं तो जब इनको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और वो वैल्यू इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने पुट कर लिया। जब f3 पुट किया तो निकल के आया ये 3a + b = 27, और जब f1 पुट किया तो इसमें f1 पुट किया तो निकल के आएगा a + b = 5। a + b = 5 लिख लिया, और यहां से 3a + b = 27 आया था, ये लिख लिया। जो कटता है काट दिया, और a की वैल्यू आ गई। फिर a की वैल्यू से b की वैल्यू निकाल ली। a और b मांग रहा था, a और b की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ठीक है, सो कई बार ऐसा नहीं होता, पेपर में 60% पेपर आसान पूछा जाता है, 20% पेपर ऐसा पूछा जाता है जो मीडियम लेवल का हो, और 20% पेपर मुश्किल पूछा जाता है। तो भाई पेपर में मुश्किल मुश्किल ही क्वेश्चन तैयार करोगे क्या? कुल 20% मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, 60% क्वेश्चन आसान आएंगे, और 20% एवरेज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो इजी टॉपिक होगा उसमें हम कहां से मुश्किल करवाएं बताओ? इजी टॉपिक है तो उसमें इजी ही क्वेश्चंस होंगे ना। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम रखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। बाकी मुश्किल क्वेश्चन से भी डील करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी देखेंगे। अब आगे देखो, नोट है लास्ट रिमाइंडर। अगर वो बोले लास्ट रिमाइंडर तो उसका मतलब रिमाइंडर ही होता है। ठीक है, तो इस लास्ट को देख के घबरा मत जाना। लास्ट, अच्छा सॉरी, देखो गलत पड़ गया मैं। लास्ट नंबर अगर वो बोले कि लास्ट नंबर निकालो, तो लास्ट नंबर का मतलब है वो रिमाइंडर निकलवाना चाह रहा है, या बोलो FA निकलवाना चाह रहा है। FA मतलब फंक्शन में A की वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगी वो निकलवाना चाह रहा है। ठीक, और बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये बात कहां से निकल के आएगी? रिमाइंडर थ्योरम जो अगले ही पेज पर हम पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस सुन लो कि अगर वो बोले लास्ट नंबर निकालो, इसका मतलब है रिमाइंडर निकालना है, या बोलो FA की वैल्यू निकालनी है बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, एंड इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 है देन डिवाइजर इज अ फैक्टर, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। दिस इज फैक्टर थ्योरम। मतलब हमने किसी पोलिनोमियल को किसी पोलिनोमियल से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया उसका, तो इसका मतलब है जिससे हमने उस पोलिनोमियल को डिवाइड किया है ना वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब मैं बता देता हूं एक पेज पर, आपको आ भी गया होगा वैसे समझ में, कि जैसे ये पेन भी नहीं चल रहेगा। जैसे ये पोलिनोमियल है, इसके अंदर इस पोलिनोमियल p को मैंने डिवाइड किया किसी पोलिनोमियल qx से, px पोलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया पोलिनोमियल qx से। ठीक है, और रिमाइंडर इसका 0 आ गया, तो इसका मतलब जो qx पोलिनोमियल है ना वो px पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब बोलो आया या नहीं समझ? बोलो बोलो, आया या नहीं? यही बात तो लिखी गई है कि अगर वो लास्ट नंबर निकालने की बोले, रिमाइंडर निकालने की बोले, तो FA निकाल दो, ये बोलती है रिमाइंडर थ्योरम। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका डिवाइजर जो है वही उसका फैक्टर होगा। डिवाइजर इज अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। अब ये दोनों थ्योरम हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखना आगे। बस थोड़ा सा काम बाकी है। अब समझो रिमाइंडर थ्योरम क्या है। अब दो हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। सिलेबस में दिखा देता हूं, ये है। अब सिंथेटिक डिवीजन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बाद में उठाएंगे। अब रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, हाँ ये रही द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये दो थ्योरम हम कर रहे हैं। ओके, चलिए करते हैं। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम अभी अभी बताया, इफ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, अगर वो fx पॉलिनोमियल गिवन है और ये पूछे कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करने पर, तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगा देनी है। उसमें fa की वैल्यू निकाल दो, वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो ये पॉलिनोमियल गिवन है, अब वो कह रहा है
कि इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा। तो इस पोलिनोमियल में 2 पुट कर दो x की जगह पर, मतलब f2 निकाल दो, वही उसका रिमाइंडर होगा, मतलब 4 इसका रिमाइंडर होगा। आई होप रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। इफ अ पोलिनोमियल fx is divided by x minus a, then remainder is fa, fa ही रिमाइंडर होगा। आ गई बात समझ में। फैक्टर थ्योरम इससे भी ज्यादा आसान है। x माइनस a को हम फैक्टर fx का फैक्टर जब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ fa इज इक्वल टू 0। x माइनस a को हम fx का फैक्टर, fx पोलिनोमियल का फैक्टर जब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ fx इज इक्वल टू fa इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब कहेंगे कि फंक्शन में जो पोलिनोमियल है उसमें ए पुट करने पर 0 के बराबर आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि x माइनस ए फैक्टर है पोलिनोमियल fx का। ठीक है, ये है फैक्टर थ्योरम, इजी सी, बस एक ही लाइन में सब खत्म। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx इफ एंड ओनली इफ fa इज इक्वल टू 0, मतलब पोलिनोमियल में a पुट करने पर वो 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये x माइनस ए इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, और एक पॉइंट देखो, इफ एफ ए इज इक्वल टू 0, अगर एफ ए पुट करने पर पोलिनोमियल 0 बन जा रहा है, देन ए इज अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रूट होगा। अगर एफ ए पुट करने पर 0 बन जा रहा है तो इसका मतलब वो रूट होगा ए, एंड एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इजी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से भी बता देते हैं, जैसे एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, ये इसमें अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो ये 2 पुट करने पर 0 बन जाता है ये पोलिनोमियल। तो इसका मतलब 2 इस पोलिनोमियल का रूट है, या बोलो 2 इस पोलिनोमियल की 0 है। ठीक है, या बोलो x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। आ गई बात समझ में। अब कुछ पॉइंट टू बी नोटेड है, मेरी बात सुनते रहना, आपको समझ आता रहेगा। पॉइंट टू नोट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। अगर किसी रूट की ओड मल्टीप्लिसिटी है, मतलब कोई रूट ओड नंबर ऑफ टाइम्स है किसी पोलिनोमियल का रूट, अगर कोई नंबर किसी पोलिनोमियल का रूट ओड नंबर ऑफ टाइम्स है तो हम उसकी बोलेंगे ओड मल्टीप्लिसिटी है। और जब उस पोलिनोमियल का ग्राफ बनेगा जिसकी ओड मल्टीप्लिसिटी है, देन ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हुआ जाएगा, काटता हुआ जाएगा। ठीक है, और अगर इवन मल्टीप्लिसिटी है किसी रूट की, इवन मल्टीप्लिसिटी है, देन ग्राफ टचेस बो बट डू नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा बट कट के नहीं जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। जैसे आपने पैराबोला देखा होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ पैराबोला का एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाता है। ठीक, उसी तरह से अगर किसी पोलिनोमियल में उसकी मल्टीप्लिसिटी, रूट की मल्टीप्लिसिटी इवन है तो ग्राफ टच करेगा बट क्रॉस नहीं करेगा, ओड मल्टीप्लिसिटी है तो ग्राफ क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को। आ गई बात समझ में। अब जो ये थ्योरम बचती थी इसको भी करवा देते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है, देखो भाई बहुत आसान आसान थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, इजी इजी से क्वेश्चन बनते हैं इन पे, डायरेक्ट सवाल आता है, बिल्कुल देखते ही हो जाए। ठीक है, या स्टेटमेंट पूछ लेता है, इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई टॉपिक आसान है तो उसे आसान ही रहने देना है, उसको जबरदस्ती मुश्किल नहीं बनाना है हमें। ओके, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये क्या कहती है, अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विद कॉम्प्लेक्स रियल कोफिशिएंट्स, कॉम्प्लेक्स रियल कोफिशिएंट मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं कोफिशिएंट्स और रियल भी हो सकते हैं, क्लियर, हैज n रूट्स। ठीक, अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन n डिग्री की है जिसके कोफिशिएंट्स वो कॉम्प्लेक्स या रियल कोफिशिएंट्स हैं तो उसके n रूट्स होंगे। अब वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, मतलब जो रूट मान लो रिपीट भी हुआ है तो उसको भी 2 ही बार गिनना है। जैसे मान लो क्यूबिक पोलिनोमियल है और क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट है 1, 1, 2, तो ये 1 जो रूट आया वो 2 बार आया है। ठीक, भले ही 2 बार आया हो पर उसको 2 बार ही काउंट करना है। ठीक है, 1, 1, 2 3 रूट हो गए, ऐसा नहीं करना कि सर 1 तो 2 बार आ रहा है उसको एक ना, 2 बार ही काउंट करना है। वही लिखा हुआ है काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करना है, मतलब रिपीट भी है तो भी काउंट करना है उसे। बहुत आसान सी सरल सी बात लिखी हुई है, बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है
कि अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री n की है जिसके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स या रियल कोफिशिएंट्स हैं, तो उस पोलिनोमियल इक्वेशन के n रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, और वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। और एक बात मैं फिर से याद दिला देता हूं, क्या बताया था मैंने आपको कि अगर कोई पोलिनोमियल है जिसके रियल कोफिशिएंट्स हैं, उसी पोलिनोमियल में कॉम्प्लेक्स रूट अगर आया तो वो कंजुगेट पेयर में आएगा। लेकिन अगर उस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स रियल नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स है ना, तो जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर में आए। ये मेरी बात गांठ बांध लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स है ना, अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी समझ में आ गई होगी। एक बार नीचे क्या लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो जैसे जैसे px मेरा पोलिनोमियल है, जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 x प्लस an इज इक्वल टू 0, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n आर द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल px। ये इसके रूट्स गिवन है। देन जो मेरा पोलिनोमियल px होगा वो क्या होगा, अभी अभी तो बताया है कि अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके n रूट्स होंगे, है ना। तो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n मैंने n रूट्स मान लिए अपनी px पोलिनोमियल इक्वेशन के। देन px इज इक्वल टू, अगर ये इसके रूट्स हैं तो इसको हम फैक्टर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कांस्टेंट k इंटू x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी आपको। और जब हम इनको गुणा करके लिखेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन an, ऐसे आ जाएगा। दोबारा से अगर इनको गुणा करके लिख दें तो ये पोलिनोमियल दोबारा मिल जाता है हमें। इतनी बात समझ में आ गई? अरे भाई px इज इक्वल टू दिस था और px इज इक्वल टू दिस भी है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, बस वही लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा x की पावर n का कोफिशिएंट्स यहां से k होगा और यहां इस इक्वेशन में x की पावर n का कोफिशिएंट a नोट है। जब इसको गुणा करेंगे ना तो x की पावर n का कोफिशिएंट k निकल के आएगा, मतलब कांस्टेंट निकल के आएगा k। ठीक, और यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट a नोट है, तो इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से अगर इक्वेशन गिवन हो तो। मतलब जो k है वो इस a नोट के बराबर होएगा बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। इज इट क्लियर? ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसमें जो बात इंपॉर्टेंट बताने की थी वो मैंने सब बता दी आपको। एक प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब कई बुक्स में ऊट पटांग डेफिनेशन मिलती है इसकी, प्रॉपर डेफिनेशन सर्च करके और जब आपके सामने रखी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एकदम टू द पॉइंट डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन भी आपको पक्की करनी है, पक्की समझ लेनी है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ग्राफिकल मीनिंग और पता चल जाए ना, तो अगर वो घुमा के भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका जवाब दे पाओगे इजिली। तो इसलिए मैं ये ग्राफिकल मीनिंग बता रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो देखो क्या है, क्या है, अ डिग्री n पोलिनोमियल कर्व, a degree n polynomial curve will cross or touch the x-axis at most n times। कोई डिग्री n पोलिनोमियल की कर्व है ना, कोई डिग्री n पोलिनोमियल की कर्व है, वो या तो x एक्सिस को टच करती हुई जाएगी या एट मोस्ट n टाइम्स कट करेगी x एक्सिस को। मेरी बात समझ में आ गई होगी तो बताओ, आ गई समझ? क्या है, अगर कोई n डिग्री की पोलिनोमियल है तो उससे जो कर्व मिलेगी या तो वो x एक्सिस को सिर्फ टच करती हुई जाएगी या काटे भी ना x एक्सिस को तो मैक्सिमम n टाइम्स कट करती हुई जाएगी, क्रॉस करती हुई जाएगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर रूट्स आर रियल और कॉम्प्लेक्स। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रूट्स रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। अगर रियल रूट होंगे तो काटती हुई जाएगी x एक्सिस को, अगर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो x एक्सिस को काटेगी नहीं, ऊपर से ही चली जाएगी। ठीक, अब अगली बात समझो, कॉम्प्लेक्स रूट्स डू नॉट अपीयर एज द एक्स इंटरसेप्ट्स बट दे एग्जिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे नहीं प्लॉट होते, वो प्लेन के एक्स एक्सिस के मतलब ऊपर प्लॉट होते हैं, प्लेन में प्लॉट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। आगे बात समझ में, कॉम्प्लेक्स रूट्स डू नॉट अपीयर एज एक्स इंटरसेप्ट बट दे एग्जिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्स इंटरसेप्ट पर सिर्फ रियल रूट्स प्लॉट होते हैं। ठीक, ये थी दूसरी बात।
और तीसरी बात है, दिस थ्योरम गारंटीज कंप्लीट फैक्टराइजेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर कॉम्प्लेक्स। बट ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये गारंटी करती है कि कंप्लीट फैक्टराइजेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर कॉम्प्लेक्स। कोई भी पोलिनोमियल हो उसको कॉम्प्लेक्स में लीनियर फैक्टर में तोड़ा जा सकता है ओवर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में अब रियल भी इंक्लूड हो गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स रियल से बड़ा नंबर सिस्टम होता है। दिस थ्योरम गारंटीज कंप्लीट फैक्टराइजेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर कॉम्प्लेक्स। बताओ भाई, समझ में आया हो तो? जैसे देखो ये तोड़ दिए थे ना फैक्टर्स में इस तरह से, तो जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, दिस गारंटीज कंप्लीट फैक्टराइजेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं और रियल भी आ सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में दोनों इंक्लूड हो गए। जैसे एग्जांपल भी दिया इस चीज का, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इस तरह से फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गए फैक्टराइजेशन करके इसका। सो हैज टू फैक्टर्स फॉर डिग्री 2 थी तो इसके दो फैक्टर्स हुए लीनियर, दो लीनियर फैक्टर हुए। तो ये यही थ्योरम तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा गारंटीज कंप्लीट फैक्टराइजेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर कॉम्प्लेक्स। आ गई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। देखो देखो वैसे तो मैंने जनरल बता दिया था कि n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन है तो भी उनके रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, बट क्वाड्रेटिक क्यूबिक इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो जिसको अगर मान लो ना भी पता हो तो मैं एक बार इनको भी बता ही देता हूं, नहीं तो इनके तो हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बट मैंने फिर भी दोबारा लिख दिया है इनको। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो उसमें सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे? मान लिया उसके रूट अल्फा बीटा है इसके रूट, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे? माइनस बी बाय ए, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है अपॉन ए, माइनस बी बाय ए होगा। क्लियर? और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? सी बाय ए। याद कर लेना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें हैं। अगर यही इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन हो तो क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स वही माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होगा सी बाय ए। साइन एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस, फिर माइनस आएगा, और प्रॉपर प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस डी बाय ए। सबके नीचे ये लीडिंग कोफिशिएंट सबके नीचे आएगा। ठीक है, एक बार माइनस बी बाय ए सम ऑफ द रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये आएगा सी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस डी बाय ए। इज इट क्लियर? अब वैसे तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन जब उसको बच्चा फंसाना होता है तो ऐसी चीजें भी पूछ लेता, क्वार्टिक इक्वेशन। तो ये क्वार्टिक इक्वेशन क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। क्वार्टिक इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 4 है, तो 4 डिग्री है तो क्या होगा? ax की पावर 4 प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है जिसकी जिसकी डिग्री 2 है। अब स्पेशल ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो अब बच्चा ये सोचेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो 2 की हो गई, अब जिसकी डिग्री 4 है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्वार्टिक इक्वेशन। क्वार्टिक इक्वेशन ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0, ये है क्वार्टिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स वही माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गलत लिखा हुआ है भाई ये, एक बार मैं लिख के बता देता हूं टेकन टू एट अ टाइम कैसे लिखा जाएगा। आगे पीछे लिखा, गलत तो नहीं लिखा बट आगे पीछे लिखा हुआ है। क्या लिखा जाएगा एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो क्या लिखा जाएगा, ये नीचे नजर आ रहा होगा आपको, टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा? अल्फा। अब देखो 4 है तो 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 रूट होंगे है ना। तो पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा दिस इज इक्वल टू, तो ये 4 चीजें आएंगी भाई। इसमें क्या लिख दिया? अल्फा बीटा लिख दिया, और बीटा गामा लिख दिया, और गामा डेल्टा लिख दिया, और डेल्टा अल्फा लिख दिया। ठीक है, इसको ठीक कर मैं नोट्स में भी ठीक कर दूंगा इसको। वैसे ये 4 ही चीजें आएंगी इसमें, एक बार अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा। ठीक, तो वो होगी वैल्यू सी बाय ए। अभी कर देता हूं आपके सामने ही, अल्फा बीटा और बीटा गामा हो गया प्लस गामा डेल्टा हो गया, और आएगा डेल्टा अल्फा, इसको हटाओ, डेल्टा अल्फा लिखो, डेल्टा अल्फा 1 2 2 3 4। ठीक है, तो ये अल्फा गामा फालतू लिखा हुआ है बस, ये नहीं आएगा।
और ये नहीं आएगा बीटा डेल्टा, ठीक है। अगर आपका हो तो इसको पूरा काट के और हम नीचे लिख लेते हैं, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, दिस इज इक्वल टू सी बाय ए। ये होगा माइनस बी बाय ए और ये होगा सी बाय, क्योंकि ये साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा सी बाय ए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो 3 एट अ टाइम क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा से स्टार्ट बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा से स्टार्ट गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा से स्टार्ट डेल्टा अल्फा बीटा, और फिर अल्फा बीटा गामा ये तो आ ही चुका है। ये होगा माइनस डी बाय ए, सी के बाद माइनस डी बाय, और अल्टरनेट साइन चल रहे हैं इसलिए माइनस डी आया। और अब की बार चारों के चारों का प्रोडक्ट ये होगा ई बाय ए, ठीक। आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब एक छोटी सी बात और है और इसी के साथ फिर हम क्लास को खत्म कर देंगे। एग्जाम्पल ही है बस इसके ऊपर, देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स क्या बताया था इसका, सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 6 बाय 1, तो ये हो जाएगा 6 बाय 1। सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, तो 2 एट अ टाइम हो जाएगा सी बाय ए, मतलब 11 बाय 1। और सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम में क्या हो जाएगा, 3 एट अ टाइम, इसमें हो जाएगा माइनस डी बाय ए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 बाय 1, और पूरे का प्रोडक्ट ये हो जाएगा ई बाय ए, ई बाय ए। अब इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये हो जाएगा 0 बाय 1। इज इट क्लियर? तो देखो इस तरह से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, कांस्टेंट टर्म दी ही नहीं तो आप समझ जाना कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ई 0 की वैल्यू, ई की वैल्यू 0 है, तो 0 बाय 1 होगा इसका प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से एग्जांपल देके पूछ सकता है। सो इसी के साथ हमारी थ्योरी ऑफ इक्वेशन खत्म होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर ये शुरू हो जाएगा अब आगे। देखो अगर आप कहोगे तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी भी करवा दूंगा साथ साथ ही, ठीक है। और यदि आप ये कहोगे कि सर जब आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस करवाओ ना, तो उससे पहले ये उठा लेना कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट और साथ साथ ही ये करवा देना, फिर साथ साथ ही वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर कहोगे तो भी करवा देंगे, ठीक है। वैसे मेरी मानो तो अभी कर लेना, क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये थोड़े से पेज हैं, इनको कर लेंगे, 3-4 क्लास 5 क्लास जो भी लगेंगी, और उस 3 क्लास लगेंगी मैक्सिमम, ठीक। और जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवाऊंगा तो वीडियो तो आपके पास रहेंगी ही यूट्यूब पर, उनको रिवाइज करके फिर से आ जाना जब पोलर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो भागा मत करो, पहले सुन के जाया करो बात को। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर जाना हर एक बच्चे को, और लाइक करना वीडियो को आप भूल जाते हो, तो वीडियो को लाइक भी किया करो। और अगर कोई आपके नोन में ऐसा है जो टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा है तो आप प्लीज उसके साथ अपना चैनल शेयर करें। थैंक यू।